नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दो सब्जेक्ट पे, दो टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। जैसे पहला है राज्य व्यवस्था और इसी के बाद कुछ सवाल भूगोल के भी हैं। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल देखे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच जाए। अब हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो ये जो क्रम है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, ये क्रम में ही याद रखिएगा। देखिए सवाल इसी क्रम में बनता है। संप्रभुता देगा, फिर समाजवादी देगा, फिर धर्मनिरपेक्ष, और जो हमारा प्रस्तावना है वो भी इसी क्रम में है ना। जैसे हम सब भारत के लोग से शुरू होता है हमारा प्रस्तावना और इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। संप्रभुता आया, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, तीन तरह के न्याय की बात करेगा वो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात करेगा तो 5 स्वतंत्रताएं हैं, है ना। जैसे 5 स्वतंत्रताओं में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ठीक है। तो ये, और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, इसके बाद समता है। तो समता में 2 तरह की समानता है यहाँ पे, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। इसी के बाद आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करेगा। फिर बंधुता बढ़ाते हुए आगे इसी तरह डेट भी दिया हुआ है, जिस प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इतनी बात लिखी हुई है मुख्य रूप से। तो यही मुख्य रूप से आप क्रम याद रखिएगा, इस क्रम को, ठीक है। प्रस्तावना का ये क्रम है, एकदम रट लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, जैसे कि हमने बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान में भी 3 तरह के न्याय की बात की गई है और इसमें 5 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, तथा 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक है। तो इतनी बात की गई है इसमें। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान, एक्चुअली यहाँ प्रस्तावना होना चाहिए था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लाइन होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे इस तरह की बात की गई है, क्योंकि 3 तरह के न्याय की बात तो डीपीएसपी में भी की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी की गई है। उनके अनुच्छेद 38, जो अनुच्छेद 38 है, 38 के फर्स्ट में ये लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। तो स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में भी हैं, स्वतंत्रताएं मूल अधिकार में भी हैं। तो जो मूल अधिकार की स्वतंत्रताएं हैं उनका दर्शन यही है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज अलग है बस, दर्शन लेकिन यही है, ठीक है। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो ये भी क्रम से आप याद रखिएगा, कौन कितने प्रकार की है ये याद रखिएगा। ये एकदम स्पष्ट रूप से इसी तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है कि भारत की शासन प्रणाली संसदात्मक है, इसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये सही है, भारत में जो संसदात्मक जो प्रणाली है संसदात्मक है। हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में संसद प्रणाली है, भारत ने उसको ऐसे ही ले लिया, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी सही है। कार्यपालिका विधायिका जो है संसदीय व्यवस्था है, जैसे केंद्र में है और राज्य में है। केंद्र में लोक संसद है, राज्य में राज्य विधानमंडल होते हैं। तो वो सब हैं, नीति निर्माण करते हैं। नीति निर्माण के क्रियान्वयन का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का। उसमें मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। सारे मंत्री ग्रुप ए लेवल से लेकर डी लेवल तक के कर्मचारी, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब आते हैं। तो इस तरह की विधायिका जो है, विधायिका के द्वारा जो है कार्यपालिका नियंत्रित होती है। तो ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, तो उसके अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि
विधायिका और विधायिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की भी बात की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, विधायिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है, DPSP में, नीति निर्देशक तत्व में। फिर है यह अगला पॉइंट, यह संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, तो न्याय पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है वो भारत में है, संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश संसद प्रणाली है वो संप्रभु है, भारतीय संसद प्रणाली संप्रभु नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश संसद प्रणाली अगर कोई कानून बनाती है तो न्यायालय में उस बात पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन भारत में भारतीय संसदीय प्रणाली अगर कोई कानून बनाती है तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। उसमें यह है कि उस कानून को उस स्थिति तक शून्य किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है जिस स्थिति तक वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है। वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो बात की गई थी वो केशवानंद भारती से उठी हुई थी। अगर वहाँ पे किसी भी मूल सिद्धांत की वो अवहेलना करता है तो उस स्तर तक उसको शून्य कर दिया जाएगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली में इसी बात में भिन्न है, वहाँ की संसद संप्रभु है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहाँ की संसदीय प्रणाली संप्रभु नहीं है, ये न्यायपालिका के इस दायरे में आती है कि हम आपके कानून का समीक्षा कर सकते हैं। संविधान यहाँ पे संप्रभु है, संविधान सर्वोच्च है यहाँ पे। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली और न्याय प्रणाली एक दूसरे को चेक बैलेंस करती हैं इस तरह से। फिर 118 मतलब अगला पॉइंट है कि संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई है। तो अनुसूचियाँ टोटल 12 हैं, जैसे कि आपको पता है। तीसरी अनुसूची में जो जिनके शपथ की बात की गई है, जैसे संघ के मंत्री हैं और संसद निर्वाचन के जो कैंडिडेट, संसदीय निर्वाचन के जो अभ्यर्थी हैं। आजकल लोकसभा के चुनाव चल ही रहे हैं तो आप देखते होंगे कि अक्सर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना फॉर्म देने के बाद वो एक शपथ पढ़ते हैं। अक्सर फ़ोटो में इस तरह की प्राइम मिनिस्टर की भी और अलग अलग मिनिस्टर्स की फ़ोटो आई हैं कि वो खड़े होकर शपथ पढ़ रहे हैं, तो वही शपथ पढ़ रहे हैं। उसी का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में। संसदीय निर्वाचन अभ्यर्थी हो गए, फिर संसद सदस्य हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, भारत के महालेखा परीक्षक हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, CAG हो गए मतलब, और राज्य मंत्री भारत के, और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन वाले अभ्यर्थी हैं वो सब भी, और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी, हाई कोर्ट के जो जज हैं, मतलब इतने तरह की 9 कैटेगरी हैं करीब। तो इनकी जो शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं है इसमें। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो है, राष्ट्रपति का 60 अनुच्छेद 60 में है शपथ का प्रारूप, और राज्यपाल का 159 यानी 159वें में अनुच्छेद में है राज्यपाल के शपथ का प्रारूप। तो इन दोनों का नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, हमने डिस्कस कर ही लिया। तीसरी अनुसूची में नहीं है ये। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, और 7वीं अनुसूची में है संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से संबंधित। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं, 3 तरह के विषय दिए गए हैं। संघ हो गए, राज्य हो गए, समवर्ती हो गए। एक चौथी भी है अवशिष्ट, वो अलग रखे गए। तो संघ में सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब 100 हो गए। ठीक है, राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची का ये हो गया। इसी तरह से 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों को कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी अनुसूची में मिलान कराने को दे देता है, कहीं कैसे दे देता है। तो विभिन्न एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अनुसूचियों से। ठीक है, फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में कुछ 25 भागों में विभाजित है। तो ठीक है, भारतीय संविधान
25 भागों में विभाजित है। कुल 395 अनुच्छेद भी हैं। 25 भाग 395 अनुच्छेद, ठीक है। 395 अनुच्छेद जो है वो 25 भागों में डिवाइड है, ठीक है, इस तरह से है। फिर भाग 9 तीसरी पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो भाग 9 तीसरी पंचायतों का मतलब है पंचायत के 3 स्तर हैं, ठीक है। तो भाग 9 पंचायत से है, भाग 9A नगर पालिका से है और भाग 9B सहकारी समितियों से है। तो ये 3 याद रखिएगा। 9 हो गया पंचायत से, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समिति। अगला पॉइंट है कि सहकारी समितियों का उल्लेख नौखा में, जैसा कि हमने बताया ये भी नौखा में किया गया है। फिर अगला पॉइंट है कि भाग 14 का में अधिकरणों का उल्लेख है। तो ये सही है। जैसे 14 है जो वो केंद्र राज्यों के बीच में केंद्र राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में है। 14 है जो 14 नंबर, और 14 का है जो वो अधिकरणों से। तो अधिकरण जो होते हैं वो प्रशासनिक हो गए और एक अन्य होते हैं, ठीक है। तो इन अधिकरणों की बात की गई है। अधिकरणों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 323 में है। 323A और 323B, ये दो है। 323A में प्रशासनिक है, 323B में अन्य तरह के अधिकरण हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं अगला अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत के विरुद्ध। संविधान की शुरुआत से ही है ये। हम लोग इस समस्या से काफ़ी ग्रसित रहे पहले के समय में, संविधान लागू होने से पहले। तो इस बुराई को जो है मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 संविधान में शुरू से ही लागू मतलब संविधान में प्रभाव में आ गया, और इसको जो है 2 या 3 अधिनियम हैं, उनके थ्रू इनको जो है शक्ति प्रदान होती है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 है। एक नियम जो है 1976 में बना था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना था। एक SC/ST और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम, कुछ इस तरह से एक अधिनियम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 17 को जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन अधिनियमों के तहत अनुच्छेद 17 को जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। हाँ, अनुच्छेद 17 जो है ये समानता वाले में आता है। समानता का जो है मूल अधिकार में जो समानता का है 14 से 18 तक अनुच्छेद के बीच में, उसी में आता है 17 नंबर। फिर अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसका मेन विषय है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसमें निजता का अधिकार आता है। ये स्वतंत्रता से है। 1922 तक जो स्वतंत्रता की बात की गई है मूल अधिकार में, 1922 से लेके इसमें अनुच्छेद 21 आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें आता है निजता का अधिकार। अगला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति का बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये लॉ का अपना सवाल है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों का संरक्षक है। वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। अच्छा, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है, ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों का जो सर्वोच्च जो सबसे ऊपर संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। बंदी प्रत्यक्षकरण की बात हो गई। तो बंदी प्रत्यक्षकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है। तो जैसे रेट जो जारी होती है वो 5 तरह की रेट हैं, ठीक है। हाई कोर्ट 6 तरह की रेट जारी करता है। हाई कोर्ट एक अलग से एक विधायी रेट भी जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रेट जारी करता है। तो 5 रेट में एक रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
तब शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है। तो उसमें जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है, ठीक है। अगला है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं या मंडमस कहते हैं। यानी जब अदालत में परमादेश का मतलब हम आदेश दे रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था को या उसके दायित्व के निर्वहन के लिए ये लेख या रिट जारी करता है तो तब जो है परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, मैंडेमस, ये याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैबियस कॉर्पस। तो अनुच्छेद 30 में है डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक को शामिल करने का इसमें है नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर 51 तक है। और फिर सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, तो ये पूरा सार है उसका, जो 36 से लेकर 51 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, उसमें सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। उसमें 38 नंबर पे अनुच्छेद 38 में लिखा ही हुआ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, उसकी बात की ही गई है। तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित, जब भी सरकार को नीतियाँ बनानी होती हैं तो वो यहीं से डीपीएसपी से ही दर्शन प्राप्त करता है या वहाँ से ही पॉइंट उठाता है कि हाँ अब इस बात पे हमें नीति बनानी चाहिए। तो ये काफ़ी सहायक है नीति निर्माण में, नीति निर्देशक तत्व सहायक है, इसीलिए इनका नाम है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित करने की प्रेरणा आयरलैंड से, जैसे कि जानते हैं संविधान में कई चीज़ें हमने बाहर से भी ली हुई हैं जो अच्छी थी, उन्हें हमें अपने संवैधानिक दर्शन में शामिल किया। तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व शामिल किया है, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया है, तो इसी तरह से आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व शामिल किया। अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व है उसमें सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 भी में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। तो जो 43 भी है ये 2011 में जोड़ा गया था, 2011 में, ठीक है, 2011 में जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन था, उसके थ्रू 2011 में जोड़ा जाएगा। 43 में है जैसे उद्योगों के प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी 43 का में ये लिखा हुआ है। 43 का में सहकारी समितियों की बात है, उनके गठन की और इन सब की बात की गई है, ठीक है। और सहकारी समिति का एक जगह उल्लेख 19 में भी है, अनुच्छेद 19 में, जैसे मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता वाले पार्ट में, स्वतंत्रता के अधिकार वाले पार्ट में, तो अनुच्छेद 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो उसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता और इस तरह से करते करते उसमें एक उन्नीस का गांव में जो संघ बनाने की बात की गई है, तो संघ बनाने में भी सहकारी समिति बनाने की बात है, वहाँ पे भी है। तो 19 में मूल अधिकार में भी है और डीपीएसपी में भी है, ठीक है। 44 में जो समान नागरिक संहिता है, तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा पहला राज्य है। अब उत्तराखंड भी हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में हाल ही में भी समान नागरिक संहिता पास किया गया है। तो 44 में 2 राज्य हैं, एक गोवा है और उत्तराखंड है। इन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, उत्तराखंड में हाल ही में है और गोवा में पहले से लागू है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य 51 का संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी अनुशंसा पर शामिल किए गए। 10 मूल कर्तव्य पहले शामिल किए गए थे। इसके बाद 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के थ्रू 2002 में जो 11वां था लागू किया गया। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, मूल कर्तव्य 51A भाग 4 का सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। शुरू में सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा शुरू में
10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। और 11वां था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, वो माता पिता एवं अभिभावक का ऐसा फर्ज होगा। तो ये था। और इस मूल कर्तव्य को क्रियान्वित करने के लिए जो समिति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, वो वर्मा समिति थी। ठीक है, वर्मा, मुझे इनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। वर्मा एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। ठीक है, फिर अगला हम लोग देख लेते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य के बारे में था, हमने पॉइंट हाल ही में डिस्कस किया ही। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये पॉइंट सही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, 52 के थ्रू है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अंतर्गत है कि वो कार्यपालिका शक्ति की बात करेगा। 54 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और हमने हाल ही में देखा था 60 के अंतर्गत है अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना है। अनुच्छेद 61 में है, जैसे अगला ही पॉइंट है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं। तो ये पूरा 52 से लेके 62 तक जो 10 अनुच्छेद है, 52 से लेके 62 तक, ये राष्ट्रपति के लिए हैं। ये आप याद करिए, कार्यपालिका के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जो संविधान का भाग 5 है संघ, 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की चर्चा है। आप लोग इसको एकदम ठीक से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक की बात करेगा, 108 अनुच्छेद में दी हुई है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इन दोनों सदनों के बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति बुलाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सवाल ये पूछेगा कि संयुक्त बैठक की बैठक का प्रावधान या बुलाता कौन है या आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके बाद है पॉइंट 138, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी सही है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण, देखिए राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो पहली लोकसभा का गठन होता है, तो उस समय वो संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा वो बैठक। या प्रत्येक सत्र, प्रत्येक जो वर्ष होता है, नया वर्ष जब चालू होता है, तो उसका जो पहला सत्र होता है उसको जो है राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो वो जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगा। स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति भाषण पढ़ते हैं उसको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा पढ़े जाने वाले अभिभाषणों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो 352 में है, एक बार हुआ है। तो 352 अनुच्छेद है, ये आपातकाल से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। तो मंत्रिमंडल शब्द का यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर शब्द का, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद, मैं बताता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें और ब्रैकेट में है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो, ऐसे मंत्रियों का समूह। ठीक है, बाकी जगहों पर पूरे संविधान में मंत्री परिषद शब्द का यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रयोग किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का केवल 352 एकमात्र जगह है जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, और अंतर दोनों में ये है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, वो छोटा होता है। जो मंत्री परिषद होती है वो बड़ी होती है, उसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कुछ उप मंत्री भी होते हैं, तो वो भी शामिल होते हैं। और एक मंत्रियों की नई जो एक नया स्तर भी है, जैसे नया नहीं है, मतलब एक और प्रचलित स्तर है, तो सचिव, तो वो भी शामिल है। उनको बोला जाता है मंत्रिमंडलीय सचिव, तो वो भी
इसमें इसमें आते हैं। तो खैर भारत में जो प्रचलन में है वो मंत्रिपरिषद में वो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इतना आप याद रखिएगा। मंत्रिमंडल छोटा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का केवल होता है। एक अगला है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हाँ, ये सामूहिक रूप से 75(3) में लिखा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पहली बात तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, और दूसरा करीब 50 सदस्यों की ज़रूरत होती है। और अगर ये पास हो गया, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है विपक्ष द्वारा लाया जाएगा केवल लोकसभा में, और जो अगर ये पास हो गया तो सत्तारूढ़ दल जो होता है वो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है इसमें। अगला है अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के विधि सलाहकार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो 76(1) के तहत इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत जो महान्यायवादी होता है वो संसद की बैठक में भाग लेने बोलने का अधिकारी है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये एक पॉइंट है इसमें। भाग लेगा, बोलेगा, संसद में बैठेगा, ठीक है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है। ठीक है, संसद के मतलब संसद सदस्य के विशेष अधिकारी से प्राप्त होते हैं, मत का नहीं है बस। 148(1) के तहत भारत का जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, जो CAG है, उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वो होता है। तो CAG जो हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 148 में लिखा हुआ है, 148 के तहत उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 या 65 वर्ष का इन्हें जो भी पहले हो उसके तहत ये, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो PAC यानी कि जो लोक लेखा समिति होते हैं उनके एक सहायक के तौर पर उनमें अभिभावक भी बोला जाता है इनको। ठीक है, उनका अभिभावक, क्योंकि जो लोक लेखा है उसमें नियंत्रण का काम करते हैं, उसका परीक्षण का काम करते हैं। और रिपोर्ट जो है, जो CAG हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उसको जो है संसद के पटल पर रखवाता है। तो ये पॉइंट है इसमें। और CAG को जो हटाने का तरीका है वो ठीक उसी तरह है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। GV मालवंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ठीक है, ये पॉइंट भी है। GV मालवंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और GV मावलंकर के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब संविधान सभा चल रही थी तो संविधान सभा में 2 तरीके से काम करती थी। एक तो वो संविधान सभा का काम करती थी, और दूसरा वो भारत, क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, तो भारत के लिए संसद भवन का भी काम करती थी। ठीक है, उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही शक्तियाँ प्राप्त थी कि वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब तक हमारा संविधान पूरा नहीं हो जाता वो शासन कर सकती है, शासन करेगी। तो उस समय जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद वो जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे बैठक लेते थे, लेकिन वही जब लोकसभा की तरह काम करती थी तो उस समय बैठक की अध्यक्षता मावलंकर करते थे। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है 26 नवंबर 1949 तक चली। ठीक है, 26 नवंबर तक 1949 तक ये दोहरी व्यवस्था चली। इसके बाद जब संविधान 26, क्योंकि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, इसके बाद संविधान सभा को ख़त्म कर दिया गया, और मतलब उसके बाद बैठक नहीं हुई इस तरह की। और फिर इसके बाद केवल वो जो संविधान सभा थी वो ऑटोमेटिक लोकसभा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो ये पॉइंट है। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं भूगोल में। नेक्स्ट भूगोल के कुछ पॉइंट हैं, कुछ सवाल हैं, उनको भी आप देख लीजिए।